एवरीवन, इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे लिखते हैं जब किसी का हम वर्गीकरण करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स उसमें होते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं किंगडम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? किंगडम, ठीक है, किंगडम। और फिर लिखते हैं फाइलम। किंगडम तो सभी में कॉमन होता है, प्लांट एंड एनिमल में, ठीक। बट जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? फाइलम लिखते हैं। और जब हम पौधों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम डिवीज़न लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि किस डिवीज़न का प्लांट है इस तरीके से, और किस फाइलम का एनिमल है इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। किंगडम सब में एक जैसे होते हैं, ठीक। बाकी सारी चीज़ें दोनों में एक जैसी ही होती हैं, बस फाइलम और डिवीज़न में अंतर होता है कि हम प्लांट के लिए तो डिवीज़न यूज़ करते हैं और एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं, यानी संघ यूज़ करते हैं किंगडम के बाद। क्लियर हो गया होगा आपको। तो फिर उसके बाद आपका क्या आता है? वर्ग आता है, यानी क्लास आती है। फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर को बोलते हैं गण। इसमें क्या लिखा है? गुण, गुण नहीं गण, ठीक है। और फिर आती है फैमिली यानी कुल, जीनस यानी वंश, और स्पीशीज़ यानी जाति। तो मतलब हम किसी का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे रखते हैं हम उसको, ठीक है। तो हम रखते हैं पहले उसका किंगडम क्या है, फिर उसका फाइलम या डिवीज़न क्या है, फिर उसका क्लास क्या है, फिर ऑर्डर क्या है उसका, यानी गण क्या है, फिर उस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो ऑर्गेनिज़म, किस जीनस का है वो, और कौन सी स्पीशीज़ है वो, ठीक है। तो ये कुछ वर्गीकृत करने के कुछ स्टेप्स हैं, मतलब एक कॉलम है, मान लो आप, एक तरीके से। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट देख। अब इस स्लाइड में हमारा है कि नाम पद्धति यानी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हम जीवों का वर्गीकरण को किन किन कॉलम के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे किंग फाइलम हो गया, वर्ग हो गया, क्लास हो गया, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि ये नाम पद्धति हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि विभिन्न देशों में हर किसी ऑर्गेनिज़म का नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, हमारे यहाँ चीता बोलते हैं, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ में हर ऑर्गेनिज़म का अलग अलग नाम है, ठीक। तो इसमें देख लीजिए, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी होती है कि इसलिए द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय बातों का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, क्योंकि द्विनाम पद्धति का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से साइंटिफिक नाम है उनका वो, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम उनके साइंटिफिक नाम को? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जीनस का नाम जाति यानी स्पीशीज़ से पहले लिखा जाता है, ठीक है। स्पीशीज़ से पहले जाति का जीनस का नाम लिखा जाता है। जीनस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जीनस का पहला अक्षर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज़ का हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग का नाम, एक साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है उसका? होमो क्या है उसका? जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीशीज़ है। जैसे इसने क्या बोला कि जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है, तो यानी होमो उसका जीनस हो गया, ठीक है, गण हो गया, और स्पीशीज़ क्या है उसकी? जाति हो गई, यानी तो होमो स्पीशीज़ उसका साइंटिफिक नाम हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, तो है ना, जैसे होमो उसका जीनस है तो कैपिटल लेटर एच, पहला लेटर किस में है? कैपिटल में है, तो होमो उसका कैपिटल लेटर एच में है। स्पीशीज़ का पहला लेटर स्मॉल में होता है। ये भी रूल हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब थर्ड रूल है कि जीनस व जाति हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं, व जीनस व जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको कि ये इटैलिक में लिखे जाते हैं, ये दोनों इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं, और इनको हमेशा दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इनके साइंटिफिक नामों को लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि
किसी भी जीवों के साइंटिफिक नाम में कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, मतलब क्या क्या वर्गीकरण के कौन से कॉलम फॉलो किए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जीनस एंड स्पीशीज़ फॉलो की जाती है। ठीक है, पहला वाला जीनस होता है और बाद वाला स्पीशीज़ होता है। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर, और दोनों को अंडरलाइन अलग अलग या हाईलाइट किया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको ये स्लाइड भी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये देखिए, ये कुछ आपका ये 5 जगत वर्गीकरण है। ठीक है, ये क्या है, 5 जगत वर्गीकरण है आपका। तो इसमें ये है कि जीवधारियों को बांटा है इसमें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि उसमें भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताया गया है। फिर यूकैरियोटिक जो जीव हैं उनको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में डिवाइड किया गया है, और जो एक कोशिकीय जीव हैं वो तो प्रोटिस्टा में हो गए, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव आ गए वो 2 तरीके से फिर हो गए, कोशिका भित्ति वाले और बिना कोशिका भित्ति वाले। ठीक है, तो कोशिका भित्ति वाले भी दो प्रकार के हो गए, एक क्या, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, दूसरा प्रकाश संश्लेषण करने वाले। अब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, दैट इज़ फंजाई, और जिनमें पाया जाता है वो क्या है, प्लांटी। और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो है एनिमिलिया, जो हम अब इस मतलब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये था आपका मतलब ये है कुछ 5 जगत वर्गीकरण का स्केच डायग्राम। अब इस स्लाइड में आपका है पादप जगत। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें जो प्लांटी वाला किंगडम था ना, उसको 5 जगत में बांटा गया है। ठीक है, जो प्लांटी वाला किंगडम है उसको 5 जगत में बांटा गया है। तो वो 5 जगत कौन कौन से हैं, आपकी बुक में तो खाली ये दिया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। आपकी बुक में खाली दिया है थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये 5 तरीके के आपके ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको आगे के लिए भी मतलब अच्छा रहे, आगे के लिए भी आप इसमें वो कर सको, क्या स्टडी कर सको, और मतलब आपका एक बेस बन जाए आगे की स्टडी के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले देखिए, जो पादप जगत हैं, पादप जगत को का जो मुख्य लक्षण होता है वो है प्रकाश संश्लेषण होना। ये आप जानते ही हैं, प्रकाश संश्लेषण का गुण उसमें सबसे मुख्य है। इसे 2 उपजगत क्रिप्टोगैमी व फेनरोगैमी में बांटा गया है। ये आपकी बुक में है या नहीं है मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब मैंने देखी नहीं है बुक आपकी, तो आप देख लें कि ये जो क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी है ये 2 नए शब्द हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो प्लांट किंगडम को 2 उपजगत में बांटा गया है, क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। ठीक, अब जो ये क्रिप्टोगैमी है इसमें किस तरीके के प्लांट आते हैं। ठीक है, जिन पौधों में फूल या जन्नांग बाहर प्रकट नहीं होते, ढके रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी। यानी जिन पौधों में फूल या जन्नांग बाहर दिखते नहीं हैं, छुपे रहते हैं, एक तरीके से ढके रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। और फेनरोगैम, ये देखो फेनरोगैमी में क्या होता है, जिनमें फूल या जन्नांग स्पष्ट दिखाई देते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो फेनरोगैमी में आते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं वो क्रिप्टोगैमी में आते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आप समझ जाना, ये 2 शब्द हैं आपको नए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगैमी है, वो जो क्रिप्टोगैमी है यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं, उनको 3 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला ग्रुप है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये चीज़ें आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर आप साइंस आगे भी पढ़ोगे तो आगे भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, यानी जो प्लांट है, प्लांट जगत है, जो प्लांट किंगडम है, उसको इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप में बांटा, एक तो फूल वाले प्लांट और एक बिना फूल वाले प्लांट। ठीक, अब जो बिना फूल वाले प्लांट हैं उनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। क्लियर, तो इसके नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्या है। ओके, नेक्स्ट आपका है थैलोफाइटा, क्योंकि हमने जो क्रिप्टोगैमी था उसमें सबसे पहला क्या था हमारा,
थैलोफाइटा था ना, तो थैलोफाइटा के लक्षण क्या होते हैं, मतलब थैलोफाइटा जो प्लांट है उसके लक्षण क्या होते हैं। पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता है बल्कि एक थैलस होता है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में बहुत सारे नए शब्द सुनने को मिलेंगे और नए होने के साथ साथ ही इंटरेस्टिंग भी हैं, और आगे जब आप आगे क्लास में पढ़ोगे तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा सब ग्रुप है, मतलब जो प्लांट का या क्रिप्टोगैमी का एक तरह से बोलूँ मैं, तो वो क्या है कि उसमें प्लांट जो है पौधा बोलेंगे तो उसको पौधा, लेकिन क्या होता है वो पत्ती में और जड़ और तने और उसमें विभाजित नहीं होता, उसका ये पता ही नहीं चलता कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है और क्या चीज़ है। ठीक है, अभी मैं पिक दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सामान्य तो जो शैवाल होते हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। क्लियर, कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होता है। आपने ऊतकों के बारे में अभी शायद नहीं पढ़ा है, तो ऊतक जो संवहन ऊतक होते हैं मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देती हूँ, जब हम ऊतक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं, संवहन ऊतक क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में, हमारी या प्लांट की बॉडी में पानी पहुंचाते हैं, फूड पहुंचाते हैं। ठीक है, तो संवहन मतलब ले जाना, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करना। तो जो संवहन ऊतक होते हैं इनमें वो नहीं होते हैं। प्लांट में दो तरीके के संवहन ऊतक होते हैं मेन, जो आपके क्लास के लेवल के हिसाब से हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एक तरीके से। तो जाइलम और फ्लोएम मान के चलो कि इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, जनन पोर्स के द्वारा होता है। इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, पोर्स के द्वारा होते हैं। इनमें कुछ छेद होते हैं, बीज होते हैं एक तरीके से, उसके द्वारा, या बीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे छेद होते हैं वैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें जनन उस द्वारा होता है। जनन मतलब आप समझ गए, जनन मतलब अपनी ही जैसी संतति को पैदा करना, यानी अपने बच्चों को पैदा करना। पेड़ पौधे भी तो अपने बच्चों को पैदा करते हैं ना, उनके बीज होते हैं, उन बीजों से क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे जन्म लेते हैं, तो ये हुआ जनन करना। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो थैलोफाइटा है उसमें पेड़ पौधे जड़ और तने में डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि उनमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, थैलस। जो क्या बोलते हैं, थैलस। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थैलस स्ट्रक्चर है वो किस ग्रुप में पाया जाता है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में क्या है आपका, अब ये जो थैलोफाइटा होते हैं ये क्या करती है, मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ होता है, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, जैसे अल्वा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। ये कुछ प्लांट हैं, ये क्या हैं, प्लांट हैं थैलोफाइटा ग्रुप के। अब इनमें मैंने बोला था इनमें क्या होता है, थैलस पाया जाता है। तो ये देखिए, ये जैसे अल्वा का प्लांट आपको दिख रहा है, इसमें ना तो जड़ का पता चल रहा है ना स्टेम का पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं थैलस। ठीक है, मतलब मर्ज होता है थैलस ही एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ना जड़ होता है ना तना होता है, और पानी में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट ग्रुप क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके। ब्रायोफाइटा सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, ये सिंपल प्लांट होते हैं। सरलतम क्यों कहा इनमें, क्योंकि ये विभक्त नहीं होते, जड़ तना पत्ती इनमें विभक्त नहीं होते हैं, और पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, लिखा है इसमें। दूसरा, संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होते, अगेन वही जाइलम एंड फ्लोएम इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। जनन इनमें पोर्स के द्वारा होता है, और भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ये स्लाइड पीछे मतलब ढक गया इसका लिखा हुआ। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पादप के किस वर्ग को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबियंस सुने आपने,
एम्फीबियंस का मतलब होता है, जैसा आपने सुना होगा, कोई जीव पानी में रहते हैं, कोई जीव कहाँ रहते हैं, धरती में रहते हैं, कोई जीव वायु में रहते हैं, कोई पानी और धरती दोनों में रहते हैं। तो इसलिए जो पानी और धरती दोनों में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। जैसे मेंढक हो गया, ये पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, ठीक है, तो ये एम्फीबियंस है। तो पादप जगत का एम्फीबिया ग्रुप किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। एम्फीबिया हम कहाँ पढ़ेंगे अभी, जब हम एनिमिलिया का ग्रुप पढ़ेंगे वहाँ पर एम्फीबिया भी एक वर्ग आएगा, तो हम वहाँ पे उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसमें। अब जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये है फ्यूनेरिया, ये क्या है, फ्यूनेरिया है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, फ्यूनेरिया, और ये क्या है, रिक्शिया, इसको बोलते हैं रिक्शिया, ठीक है। ये चीज़ें आप हायर स्टडीज़ जब करेंगे तब आप ये शब्द सुनेंगे और तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को अभी समझ जाइए, ठीक है। तो ये कुछ हैं आपके ब्रायोफाइटा, उदाहरण हैं फ्यूनेरिया, रिक्शिया, मार्केंशिया, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं उनके। ये ब्रायोफाइट पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी उगने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स, ठीक है, पत्थरों पे चिपके हुए, और बहुत छोटे से। आपको इसमें जड़ और तने का देखो ना, इसमें जड़ और तने का कुछ पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल फूल जैसा है ये, ठीक है। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका प्लांट का टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो जो क्रिप्टोगैम में तीसरा जो ग्रुप है वो क्या है, टेरिडोफाइटा। और इसके लक्षण क्या है, पादप का शरीर तना, जड़ों व पत्तियों में विभक्त हो जाता है। देखिए जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट में था वो तो नहीं था, उसमें थैलस पाया जाता था दोनों में, लेकिन जब टेरिडोफाइट आ जाता है तो टेरिडोफाइट ऐसा विकसित हो जाते हैं प्लांट, ठीक है। इस ग्रुप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं प्लांट, और इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त हो जाता है। क्लियर। अब इनमें संवहन ऊतक उपस्थित हो जाते हैं। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई खाद्य मटेरियल, फूड या पानी पहुंचाने के लिए कुछ साधन विकसित हो जाते हैं, ठीक। अब उधर जब हम पीछे जो ग्रुप पढ़ा था हमने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उसमें जब थैलस था, जड़, तना, पत्ती थी नहीं, तो फिर पहुंचाना कहाँ था, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट डिवाइड हो गया है जड़, तना और पत्ती में, तो पौधे के पूरे भागों तक फूड और पानी, खनिज, लवण, ये सब चीज़ पहुँचने चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्या विकसित हो गए हैं, संवहन तंत्र उपस्थित हो गया है। जननांग बहुकोशिक होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जननांग बहुकोशिक हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका जो उदाहरण है वो है फर्न और मार्सिलिया, होर्सटेल, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ आप जानते हो मैं आपको ऐसी अपनी उससे एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपने लिंगुड़ा सुना है, लिंगुड़ा हमारे पहाड़ों में बहुत प्रचलित एक सब्जी है, और लिंगुड़े की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनमें से फन भी एक है। फन भी मतलब एक तरह से जो फन है वो लिंगुड़ा ही है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्रिप्टोगैमी का है, जो हमारा क्रिप्टोगैमी का है, क्रिप्टोगैमी वाला पार्ट, यानी 3 जो उसमें हमने डिवीज़न किए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है, यानी क्रिप्टोगैम तो हमने पढ़ लिया था, अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज़ फेंड्रोगैम, ठीक है। फेंड्रोगैम का मतलब हुआ कि यहाँ फेंड्रोगैम को हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 ग्रुप में इसको बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावर्त बीज, यानी इसके जो शीट्स हैं उसके बाहर से कवर नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवर्त बीजी। आवर्त बीजी मतलब इनके बीजों के बाहर से कवर होता है, या हम एंजियोस्पर्म को एक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट भी एंजियोस्पर्म को कहा जाता है, क्लियर। और जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी मतलब इनके शीट के बाहर से आवरण नहीं होता है, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या होते हैं। बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठीय होते हैं। बहुवर्षीय मतलब कई सालों तक रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, कभी इनकी पत्तियां ज़्यादा झड़ती नहीं हैं, ठीक है। काष्ठीय मतलब लकड़ी,
इमारती लकड़ियों के काम आती हैं। शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है इन पौधों का। संवहन ऊतक इनमें उपस्थित होते हैं। नग्न बीज बिना फल व फूल, इनके कैसे होते हैं, बिना फल और फूल के इनके बीज बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। उदाहरण के लिए आपने चीड़ के पेड़ सुने हैं, साइकस, और ये देखिए आपने ये प्लांट तो देखे ही होंगे, इस तरीके के कांटे नुमा। देवदार हो गया, साइकस हो गया, पाइन का पेड़ आपने देखा होगा, देवदार का हिलों में ऊपर पहाड़ों में पाया जाता है। तो ये कुछ इनके उदाहरण हैं जिम्नोस्पर्म के। बस इसका एक चीज़ याद रखना है, जिम्नो मतलब नग्न बीजी, यानी उनमें फल और फूल नहीं होते हैं, उनके बीज के बाहर से कोई कोड नहीं होता है, तो वो नग्न बीजी कहे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो दूसरा मतलब दूसरा डिवीज़न है, डिवीज़न मतलब जो दूसरा हमने इसको बांटा है भाग में, वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग पार्ट होता है, सारे फ्लावरिंग पार्ट एंजियोस्पर्म में आते हैं, फूल वाले पार्ट। ठीक है, इसमें एक बीजपत्ती, द्विबीजपत्ती, फूल वाले पौधे, फूल बाद में फल में बदल जाता है। ये देखिए कुछ लक्षण हैं इसके, फूल बाद में फल में बदल जाता है। बीज के अंदर, भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती हैं। तो मतलब इतनी लंबी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, मैं आपको समझाऊंगी अभी थोड़ी देर में। बट आपको ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, उसका लक्षण है वो, और एंजियोस्पर्म में सारे फ्लावरिंग पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो, उनमें भी ये उसके कैरेक्टर हैं, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री। अब क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इसको अच्छे ढंग से। क्लियर।